हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस एजुकेशन पर। आइए हम बात करते हैं हिंदी पैडागोजी के बारे में। 15 क्वेश्चन है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन के माध्यम से अपने कंसेप्ट को सही कर सकते हैं और एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है मेरा? बहुभाषिकता हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और हमारे संज्ञानात्मक कौशलों को समृद्ध करती है। द्विभाषावाद का ये परिप्रेक्ष्य 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय के दौरान द्विभाषा के प्रति विकसित दृष्टिकोणों से सर्वथा भिन्न शुरुआती दौर में दूसरी भाषा को किस रूप में जाना जाता है? देखिए क्या कह रहा है कि आपका क्वेश्चन कह रहा है कि शुरुआती दौर में दूसरी भाषा को किस रूप में जाना जाता था। ठीक है, अब देखिए, एक प्रेरणात्मक घटक के रूप में या हस्तक्षेप बाधा के रूप में या एक खुशनुमा संयोग के रूप में या जीवन में असफलता के एक कारक के रूप में। देखिए हम तो एक सफलता के कारक के रूप में नहीं देख सकते थे, ये आपका नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, एक खुशनुमा संयोग के रूप में या हस्तक्षेप बाधा के रूप में और एक प्रेरणात्मक घटक के रूप में। देखिए क्या कह रहा है कि द्विभाषावाद का ये प्रतिप्रेक्ष्य 20वीं शताब्दी में अधिकांश समय, ठीक है, यहाँ कह रहा है आपका, देखिए 20वीं शताब्दी अधिकांश समय के दौरान द्विभाषा के प्रति विकसित दृष्टिकोणों के सर्वथा भिन्न। तो वो उस समय जो हम देखते थे ना, वो क्या था कि आपका हस्तक्षेप बाधा के रूप में। ये कहने का मतलब है कि आपका आधुनिक शोध बताता है कि बहुभाषिकता जो है दिमाग के लिए अच्छी है। हालांकि 20वीं शताब्दी की शुरुआती दौर में माना जाता था कि दूसरी भाषा सीखने से मातृभाषा में क्या होता है, इंटरफ्रेंस होता है, मतलब कि हस्तक्षेप होता है और ये संज्ञानात्मक विकास में क्या होती है, बाधा डालती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हस्तक्षेप बाधा के रूप में शुरुआती दौर में 20वीं शताब्दी की बात कर रहा है, तो उस समय हम इसको देख सकते। क्यों देख सकते थे? कारण यही है कि जब हम दूसरी भाषा सीखते हैं ना, तो क्या होता है कि वो मतलब मेरे मातृभाषा में बाधा डाल रहा है। ठीक है, तो इसलिए उसको, और जब बाधा डाल रहा है तो आपके संज्ञानात्मक विकास में भी क्या डालेगा, बाधा डालेगा। तो इसलिए हम इसको इस रूप में देखते थे। ठीक है, तो एक का आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, क्या कह रहा है यहाँ पे? आपका कह रहा है ट्रांस लैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है। ट्रांस लैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है? डायरेक्ट इसका मतलब मीनिंग पूछ रहा है आपको। पारंपरिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं का पुनर्बल करना या पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं को चुनौती देना या विभिन्न भाषाओं को एक पृथक व्यवस्था के रूप में देखना या द्विभाषावाद के लिए नई शब्दावली है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ट्रांस लैंग्वेजिंग से आप क्या समझते हैं, आपका क्या तात्पर्य है? ठीक है, देखिए अगर आप ट्रांस लैंग्वेजिंग का देखिए अर्थ होता है कि भाषा की उन कठोर सीमाओं को तोड़ना जो समाज ने बनाई है। ठीक है, हम उस भाषा के नियम को तोड़ रहे हैं जो क्या हुआ है, समाज के द्वारा बनाया गया है। ये एक छात्र को अपनी पूरी भाषाई क्षमता का उपयोग करके सीखने की अनुमति देता है। ये जो ट्रांस लैंग्वेजिंग है, ये आपको क्या करता है कि छात्र को जो है पूरी भाषाई क्षमता, मतलब एक से अधिक भाषा, ठीक है, का उपयोग करके क्या करता है, सीखने की अनुमति देता है। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं को क्या करना, चुनौती देना। तो 2 का ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, भाषा शिक्षा की रचनात्मकता से क्या तात्पर्य है। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि आपका क्रिएटिविटी इन लैंग्वेज एजुकेशन से क्या आप समझते हैं। तो एक कक्षाई गतिविधि है जो नवाचारी है और जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना है या कुछ नया करने के लिए असंबद्ध घटक को एक साथ लाना या शिक्षण की नवीन विधियों का प्रयोग करने वाली कक्षाई गतिविधि है या कक्षा में ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का प्रयोग संभव है। तो देखिए कह रहा है कि भाषा शिक्षण की रचनात्मकता से आपका क्या तात्पर्य है, या मतलब आप क्या समझते हैं। देखिए आपका जो क्रिएटिविटी का अर्थ केवल नया करना नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्रिएटिविटी भाई हम कुछ नया कर रहे हैं, हम ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि एक ऐसी गतिविधि बनाना है कि जिसमें छात्रों के लिए क्या हो, अपनी अभिव्यक्ति के कई रास्ते और संभावनाएं खुले। अब मान के चलिएगा क्लास में आप कुछ क्रिएटिविटी करके बच्चों को दिखा रहे हैं तो उससे उसको फायदा पहुंचे। कहने का मतलब है कि उसमें उसका रास्ता
खोज पाए कि आखिर इस क्रिएटिविटी से हमको क्या फायदा है और उसका संभावना खुले। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक ऐसी गतिविधि जो नवाचारी और जिसमें से बहुत कुछ करने की संभावना है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, मेरी कक्षा में सदफ नामक विद्यार्थी है। उसने कहीं से अच्छा और तुम जैसे शब्द सुने और उनके बारे में जानना चाहती है। पाठ्यक्रम में की पुस्तक में इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? एक शिक्षिका है, एक विद्यार्थी है, अब वो क्या हुआ, कोई शब्द सुनी है, ठीक है। अब उस शब्द के बारे में वो जानना चाहती है अपने शिक्षक से, लेकिन पाठ्यक्रम में उस शब्द के बारे में कोई भी चीज बताया नहीं गया है या व्याख्या नहीं है। तो आखिर मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे मित्र को बुलाना चाहिए जो अच्छी तरह से हिंदी बोल लेती है, या बोली जाने वाली भाषा को प्रामाणिक प्रयोग के उदाहरण ढूंढने चाहिए, या व्याकरण की पुस्तकों में इसका तरह तरह से प्रयोग ढूंढना चाहिए, या शब्दकोश देखना चाहिए। देखिए, हमको इसमें क्या करना चाहिए कि बोली जाने वाली भाषा के प्रामाणिक प्रयोग के उदाहरण ढूंढने चाहिए। आखिर वो जो बोली है जो शब्द की, उसका आखिर क्या प्रमाण है, उसको ढूंढने चाहिए, और उसको हम उसको उदाहरण के माध्यम से बच्चों को समझाएंगे ताकि उस शब्द के बारे में वो अच्छे से समझ पाए। तो हम कह सकते हैं कि बोले जाने वाली भाषा के प्रामाणिक प्रयोग के उदाहरण ढूंढने चाहिए। देखिए, होता है क्या ना कि अच्छा और हम जैसे शब्द जो है डिस्कोर्स मार्कर्स, ठीक है जो वास्तविक बातचीत में अधिक उपयोग होते हैं। जैसे कहता है ना, अच्छा, मतलब कि हम बोल नहीं पा रहे, मतलब कुछ सुन रहे हैं तो बस उसको इंडिकेशन दे, हाँ भाई हम आपकी बात को सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा, बस ये इस तरीके से हम वास्तविक वो अधिक उपयोग करते हैं वास्तविक बोल चाल में। ठीक है, तो इसका अर्थ का प्रयोग करते हुए समझाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रमाणित प्रयोग सबसे अच्छा स्रोत होता है, तो इसलिए उसको उदाहरण ढूंढने चाहिए और बच्चों को समझाना चाहिए इसके बारे में। तो 4 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण के पाठ का चरण नहीं है? देखिए क्या कह रहा है, व्याकरण के पाठ का चरण नहीं है। विद्यार्थी उस पठन सामग्री को पढ़ते या सुनते हैं जिसमें लक्ष्य शब्द या उसकी आकृति है। विद्यार्थी पठन सामग्री में लक्ष्य शब्द या वाक्यांश चिन्हित करते हैं, या अध्यापिका व्याकरण के बिंदुओं के अभ्यास के लिए नियंत्रित और स्वच्छंद परिवेश देती है, या भाषा एक पठन सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है जिसका विद्यार्थी अभ्यास कर सके। तो 5 का अगर आप देखिएगा, देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा व्याकरण की पाठ का चरण नहीं है। देखिए, उस पठन सामग्री को पढ़ते हैं, उसके लक्ष्य या शब्द की आकृति, ठीक है, पठन सामग्री के लक्ष्य का अर्थ चिन्हित करते हैं। अध्यापिका व्याकरण के बिंदुओं के अभ्यास के लिए नियंत्रित और संक्षिप्त प्रवेश देती है, ऐसा नहीं है। और कह रहा है कि भाषा एक पठन सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है जिसका विद्यार्थी अभ्यास ड्रिल कर सके। देखिए, व्याकरण के पाठ का चरण नहीं है, तो वह आपका कौन सा नहीं है? आपका ऑप्शन डी जो है वो नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछ रहा है। देखिए, आधुनिक शिक्षा छात्र में क्या होता है, ड्रिलिंग जो होता है वो क्या होता है आपका, रटना यांत्रिक अभ्यास को व्याकरण शिक्षण का एक आदर्श चरण नहीं माना गया है। मतलब कि ड्रिलिंग मतलब है कि रटना यांत्रिक अभ्यास, ठीक है, तो व्याकरण का एक शिक्षण का जो है एक आदर्श चरण नहीं माना गया है। ठीक है, इसके बजाय संदर्भ में भाषा की पहचान और उसके स्वाभाविक उपयोग पर क्या किया जाता है, जोर दिया जाता है। तो इसलिए 5 का जो है ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? शिक्षा की अवधारणा नहीं है। मुद्रित समृद्ध परिवेश, या ध्वनि विज्ञान, या ध्वनिक, या डिसलेक्सिया। क्या कह रहा है कि भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है, भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। देखिए, अब क्या है ना कि ध्वनिक जो है वो भौतिक विज्ञान से संबंधित शब्द है, ठीक है, जो ध्वनि की तरंगों की बात करता है, ठीक है। और जबकि अन्य विकल्प जो है आपका, जो अन्य विकल्प यहाँ दिया हुआ है, मुद्रित समृद्धि परिवेश, या ध्वनि विज्ञान, या डिसलेक्सिया, ये क्या है, सीधे भाषा शिक्षा और उसके विकारों से जुड़े हैं। तो इसलिए ध्वनिक जो है आपका क्या है, फिजिक्स वाला टर्म है, ठीक है। और इसका मतलब आपका क्या है, भौतिक विज्ञान से, और जो कि क्या है, ध्वनि के तरंगों की बात करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 का जो है ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। अवधारणा नहीं पूछा है, इसलिए नहीं का ऑप्शन यही है। यहाँ कह रहा नॉम चौम, यहाँ पे आपका कह रहा है नॉम चॉम्स्की के इस वाक्य पर,
ठीक है, नोम चॉम्स्की के इस वाक्य पर। चलिए, यहाँ पे पूछ रहा है आपका नोम चॉम्स्की। ठीक है, यहाँ पे आपका देखिएगा ये आपका क्या कह रहा है। नोम चॉम्स्की के इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। रंगहित रहे विचार शांति पूर्वक सोते हैं। ठीक है, यह किस तरह के वाक्य का उदाहरण है? व्याकरणिक दृष्टि से ही पर संदा पसंद व्यक्त करता है, या व्याकरणिक दृष्टि से ही बना है और अर्थ को दृष्टि से सही नहीं है। शब्द के प्रयोग की दृष्टि से सही है, पर न्यायिक रूप से गलत है, या व्याकरण मूलक है पर तार्किकता की दृष्टि से सही नहीं है। चलिए, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा गया है। ठीक है, अगर आप पहला ऑप्शन को देखिएगा तो पहला ऑप्शन में लिखा है हुआ है व्याकरणिक दृष्टि से सही है, और यहाँ पे लिखा हुआ पर। ठीक है, यहाँ पे जो ये टर्म है आपका गलत है, इसलिए थोड़ा सा पढ़ने में यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है आपका, ये क्या लिखा हुआ है? पर पसंद ना पसंद व्यक्त करता है। ठीक है, उसके बाद आपका लिखा है व्याकरणिक दृष्टि से सही बनावट है। सही बनावट है, सही बनावट है। ठीक है, यहाँ पे आपका बना नहीं बनावट लिखा हुआ है। बनावट है, पर अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है। पर अर्थ की देखिए दृष्टि से सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका लिखा हुआ शब्द के प्रयोग की दृष्टि से सही है। शब्द के प्रयोग की दृष्टि से सही है, पर ध्वन्यात्मक रूप से गलत है। यहाँ पे आपका ये जो टर्म है ये लिखा हुआ आपका ध्वन्यात्मक रूप से क्या है, गलत है। ठीक है, उसके बाद आपका लिखा है या व्याकरण मूलक है। ठीक है, और पर तार्किकता की दृष्टि से सही नहीं है। ठीक है, ये चीज आपका सही है। तो का जो ये पूछा गया है, रंग रहित रहे विचार शांति पूर्वक सोते हैं, ये किस तरह के वाक्य के उदाहरण है? नोम चॉम्स्की के वाक्य पर ध्यान दीजिए, और आखिर ये किस तरह का उदाहरण है? देखिए, ये जो अगर आप बात कीजिएगा, रंग रहित रहे विचार शांति पूर्वक सोते हैं, ये जो है क्या है, एक व्याकरणिक दृष्टि से बनावट है, सही बनावट है। ठीक है, आपका बनावट सही है, पर अर्थ अर्थ की धन्यात्मक से सही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है 7 का वो आपका सही है। कहने का मतलब है, देखिए, नोम चॉम्स्की एक प्रमुख भाषा वैज्ञानिक थे। ठीक है, और लेखक एवं व्याख्याता हैं। इनको जनरेटिव ग्रामर के सिद्धांत के प्रतिपादक एवं 20वीं सदी की भाषा विज्ञान के सबसे बड़ा योगदान करदा माना जाता है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो आपका जो सेंटेंस, जो वाक्य बोला गया है, ये आपका व्याकरण दृष्टि से सही है। ठीक है, लेकिन बस आपका क्या है कि ये आपका पर अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है। ठीक है, ठीक है, व्याकरण की दृष्टि की बनावट से सही है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है। तो 7 का ऑप्शन बी जो है आपका सही है। और क्वेश्चन थोड़ा गलत था, तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ने में आगे पीछे हो गया है। बस आपको हम फिर से बता दिए हैं, आप उस चीज को ध्यान से सुनिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है परिणामतः इसलिए इससे आगे और हालांकि किसके उदाहरण है? ठीक है, यहाँ कह रहा है ग्रामीणता इसलिए इससे आगे और हालांकि किसके उदाहरण है? आपका योजक उपकरण, या संबद्धता, या शब्द संपदा, या व्याकरण के क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा, ये जो परिणामता आपका जो ये उदाहरण है वो आपका किसका उदाहरण है? वो आपका संबद्धता का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, सही है। 8 का ऑप्शन बी। ठीक है, इसका ये मतलब है कि ये शब्द वाक्य विचारों को आपस में क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, देखिए, संबता संबंध भी कह सकते हैं, और योजक उपकरण। ठीक है, योजक उपकरण कहने का मतलब कोहेसिव डिवाइस नहीं। ठीक है, संबंधता आपका सही है। ये शब्द जो है क्या कर रहा है, वाक्य और विचारों को क्या करता है, आपस में जोड़ने का काम करता है, और ताकि लेख में क्या बने, प्रभाव प्रवाह बने। मतलब कि आप जो कोई शब्द बोल रहे हैं या कोई शब्द लिख रहे हैं, उसकी परवाह बनी रहे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 8 का ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, सही है। और एक अर्थ वाक्य जो बने वो अर्थपूर्ण भी लगे। ठीक है, चलिए, आपका 8 का ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, कक्षा में अध्यापक की भाषा के सही उदाहरण की पहचान कीजिए। क्या कह रहा है कि कक्षा में अध्यापक की भाषा के सही उदाहरण की पहचान कीजिए। तब बहुत से मिलकर बातचीत कर रहे थे, खुशनुमा कक्षा। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है, समूह एक के द्वारा समर्पित विचार दिमाग उड़ा देने वाला है, बोलना बंद करो नहीं तो बाद में तुम पछताओगे, तुम्हारे लिए बोलना अच्छा नहीं है। ठीक है, कृपया समूह में बैठिए और जो चित्र आपको दिया गया है इस पर एक अनुच्छेद लिखिए। देखिए क्या कह रहा है कि अध्यापक की भाषा के सही उदाहरण की पहचान कीजिए। तो आपका जो सही उदाहरण है वो ऑप्शन बी आप देखिएगा। तो कृपया समूह में बैठिए और जो चित्र आपको दिया गया है इस पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो 9 का ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या है, सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, वासबैक शब्द संबंधित है किस प्रकार से कोई 5 परीक्षण। कह रहा है कोई जांच परीक्षण। ठीक है, वास बैक शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है वास बैक, और कह रहा है कि किस प्रकार से कोई जांच परीक्षण कक्षा की शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता है, या शिक्षार्थियों की परीक्षाओं की तैयारी को प्रभावित करता है, या शिक्षार्थियों के समुच्चय जीवन पर प्रभाव डालता है, या भाषा विकास पर प्रभाव डालता है। आखिर किस पर प्रभाव डालता है। ठीक है, तो ये जो आपको इफेक्ट करता है वो किस पर इफेक्ट करता है, शिक्षा के शिक्षण सामग्री को क्या करता है, प्रभावित करता है। कहने का मतलब है वादबैक का अर्थ होता है परीक्षा का शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को जोड़ने वाला प्रभाव। ठीक है, इसका आपका क्या अर्थ होता है, इसका जो वासबैक का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि परीक्षा का शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया पर जोड़ने वाला प्रभाव इसका अर्थ होता है। ठीक है, क्या होता है, परीक्षा के शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया पर जोड़ने वाला प्रभाव। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 10 का ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि विविध 11 कहता है, विविध संदर्भों में स्वाभाविक विमर्श में शामिल किया हुआ संग्रह क्या है। क्या है, विविध संदर्भों में स्वाभाविक विमर्श में शामिल किया हुआ संग्रह क्या है। पाठ्य पुस्तकों का संग्रह, या पाठ्य सामग्रियों का बड़ा सा संग्रह और आंकड़ों का आधार, या लेखा का विशाल संग्रह, या व्याकरणिक वाक्यों का संग्रह। कि आखिर कौन सा संग्रह है जो आपका विविध विविध संदर्भों में स्वाभाविक विमर्श में शामिल किया हुआ संग्रह आखिर किस तरह का संग्रह है। तो आपको इसके बारे में बताना है। ये जो आपका संग्रह है ये पाठ्य सामग्री, ठीक है, पाठ्य सामग्रियों का बड़ा सा संग्रह और आंकड़ों का संग्रह है। तो पाठ्य सामग्री यहाँ पे आपका क्या है, ये भी वर्ड गलत लिखा हुआ। ठीक है, इसमें आप देखिएगा हम शब्द को लिख दे रहे हैं। ठीक है, सामग्रियों यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, का बड़ा आंकड़ा, तो हम कह सकते हैं कि 11 का ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। माफी चाहेंगे, इस पीपीटी में कुछ ज्यादा ही आपका वर्ड गलत है। तो कुछ वर्ड है, अब जो पीपीटी में लिखा हुआ उसी को पढ़ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आप देखिएगा इसको, और जो फिर हम लिख भी दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। 12 कह रहा है, स्टीफन क्रेशन के अनुसार, देखिए यहाँ क्रेशन है, यहाँ क्रेशन लिखा हुआ है। स्टीफन क्रेशन के अनुसार यदि एक शिक्षार्थी, अब यहाँ पे एक आई छुटा हुआ है। ठीक है, शिक्षार्थी आई की अवस्था में है, तब I+1 स्तर के किस प्रकार के निवेश का अर्जन अर्जन संभव है। ठीक है, अर्जन संभव है। तो आपका क्या 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 कह रहा है यहाँ, पर्याप्त निवेश, या अ- अगम्य निवेश, या बोधगम्य निवेश, या निवेश पर्याप्त नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, स्टीफन क्रेशन के अनुसार, जो स्टीफन क्रेशन के अनुसार जो है आपका, यदि एक शिक्षार्थी आई की अवस्था में है, ठीक है, आई की अवस्था में है, तब I+1 जो स्तर में किस प्रकार के निवेश का अर्जन संभव है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब देखिएगा, ये आपका जो संभव है वो आपका क्या है, बुद्ध गम्य निवेश। कहने का मतलब है आपका, इसी को हम क्या कर सकते हैं, कंप्रीहेंसिबल इनपुट कह सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा,
12 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही। देखिए और है क्या ना कि क्वेश्चन का इनपुट इनपुट हाइपोथेसिस कहता है हम तब सीखते हैं जब हमें ऐसा इनपुट मिले जो हमारे वर्तमान स्तर में थोड़ा सा ऊपर जाए। कहने का मतलब है हम आई अवस्था में हैं, अब कोई वैसा इनपुट मिला, हम क्या किए, जो हम सीखे हैं उससे थोड़ा स्तर मेरा ऊपर हुआ। कहने का मतलब है आई प्लस एक हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं, समझने योग्य। कहने का मतलब है कि कंप्रीहेंसेबल हो। तो हम कह सकते हैं 12 का ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा, भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है। भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है, सचेत और सुविचारित या स्वाभाविक और सुविचारित या स्वाभाविक और अवचेतन में है, और भाषा प्रक्रिया। ठीक है, भाषा प्रक्रिया कि आखिर आप भाषा अर्जन के बारे में क्या सीखते हैं। भाषा अर्जन कहने का मतलब है लैंग्वेज एक्वाजिशन के बारे में आपकी राय क्या है, क्या सही है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका सही है वो आपका क्या है, स्वाभाविक, स्वाभाविक और अवचेतन में है। ठीक, कहने का मतलब है एक्वाजिशन क्या होता है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो बिना किसी विशेष प्रयास या व्याकरण के नियम को रटे होती है। जैसे बच्चा अपनी मातृभाषा को सीखता है, वहां पे मातृभाषा सीखने में कोई भी व्याकरण या नियम का जरूरत नहीं होता है, वो बिना रटे, बिना, वो स्वाभाविक हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 13 का जो है आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आपका कि भारत में अंग्रेजी की भाषा के संदर्भ में क्या सही है। भारत में अंग्रेजी की भाषा के संदर्भ में आखिर क्या सही है। ये भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं में से एक है, या ये भारत संघ के सहकार्यालयी भाषा है, या ये भारत संघ के कार्यलायी भाषा है, या ये संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक भाषा। देखिए, ये हम इसको कह सकते हैं कि ये भारत संघ के सहकार्यालयी भाषा है, ना कि आपका कार्यालय सिर्फ कार्यालयी भाषा है, तो सहकार्यालयी भाषा है। तो इसलिए 14 का जो है आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर। देखिए, भारत संविधान के अनुसार जो है आपका हिंदी जो है वो क्या है, आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा है। और अंग्रेजी जो है वो क्या है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसी को हम क्या कहते हैं, सह राजभाषा। ठीक है, तो इसलिए सह कार्यालय भाषा कह सकते हैं। तो 14 का ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम को बोधगम्य निवेश क्या है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा ऊंचे स्तर की प्रामाणिक पाठ्य सामग्री, या विजय तेंदुलकर से किसी नाटक का सार संक्षेप, या शिक्षार्थी के स्तर के थोड़ा सा नीचे का स्तर की प्रमाणित पाठ्यक्रम सामग्री, या आपका शिक्षार्थियों की व्याकरणिक जीवन की अपनी समझ के आधार पर अध्यापक द्वारा विकसित कहानी। देखिए क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि बोधगम्य निवेश क्या है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखिए, देखिए देखिए अभी जो जस्ट आप एक क्वेश्चन देखे थे, आपको क्वेश्चन हम दिखा भी दे थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे जो आप देखे थे, ये स्टीफन क्रेशन के अनुसार जो देखे थे, ठीक है, सेम उसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। ठीक है, और क्या होता है कि बोधगम्य निवेश वो सेम उस जिस तरीके से आपको वहां बताए हम कि आई, मान के चले आदमी उस अवस्था में, और जो स्तर में है बच्चा जान रहा है, अब उस स्तर से थोड़ा जब ऊंचा उठता है तो आई प्लस एक। ठीक है, तो सेम यही चीज यहाँ पे भी है। बोधगम्य निवेश वो सामग्री है जो छात्र के वर्तमान ज्ञान से थोड़ी चुनौतीपूर्ण होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आई प्लस एक कहते हैं। तो हम कह सकते हैं आपका 15 का आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। कहने का मतलब शिक्षार्थियों के स्तर से थोड़ा ऊंचे स्तर को प्रमाणित पाठ्य सामग्री, वही आपका क्या था, स्टीफन, जो आपका था स्टीफन क्रेशन के अनुसार जो था कि बच्चा आई अवस्था में है और फिर आई प्लस एक अवस्था में गया है, तो आप उसके अनुसार क्या समझते हैं। सेम वही चीज है, उसकी अवस्था यही है कि बच्चा जो जान रहा है जिस स्तर पे है उस स्तर से क्या, थोड़ा सा ऊंचे स्तर को प्रमाणिक पाठ्य सामग्री ही हम उसी को कहते हैं बोधगम्य निवेश, या उसी को हम क्या कह सकते हैं, आई प्लस वन का अवस्था कह सकते हैं। 15 का ए जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। देखिए हम 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और थोड़ा सा इस आपका जो ये पीपीटी था इसमें
थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम था, बहुत सारा गलती था, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। बाकी आप जो बोले हैं अगर आप उसको सुन भी लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। उम्मीद करेंगे कि आगे से ऐसी गलती नहीं हो। चलिए, अगर आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। चलिए, आपसे विदा लेते हैं यहीं पे।